प्रोग्राम फोर साइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे भारत में जारी किसानों के एहतजाज के हवाले से, जो गुज़िश्ता 2.5 माह से नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और ये एहतजाज का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो एक पैनल तश्कील दिया गया था हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के सिलसिले में कि जो मुतालबात हैं किसानों के, वो हुकूमत तक पहुँचाने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए और जो हुकूमत के क़वानीन मानने की पॉलिसी है उस पर किस तरह से किसानों को आमादा किया जाए। इस पैनल की भी कोई ख़ास कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी है और ना ही किसानों ने अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने का कोई ऐलान किया है। कहना उनका यही है कि जो ज़रई क़वानीन मंजूर किए गए हैं लोकसभा में, उसको किसी तौर तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि किसानों का इस्तेहसाल होगा, बल्कि जो सिख कम्यूनिटी है उसमें भी मज़ीद जो है वो इंतशार पैदा हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से भारत में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी और नारवा सलूक रखा जाता है, वहीं पर ये चीज़ अब मज़ीद परवान चढ़ रही है कि शायद सिख कम्यूनिटीज़ को भी उसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरह भारत में और दीगर अक़लियतों के साथ सलूक रवा रखा जाता है। भारतीय किसानों के हवाले से एक रिपोर्ट पहले मुलाहिज़ा कर लेते हैं और इसके बाद कुछ मज़ीद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत एशिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की एक बड़ी मईशत है और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। खुद को एशिया का चौकीदार समझने वाले मुल्क को इस वक्त कई अंदरूनी मसाइल का सामना है। कभी अक़लियतों के साथ मसाइल बैनुल अक़वामी मीडिया पर मौजू बनते हैं, तो कभी कश्मीर की सूरत हाल और कभी किसानों का कई माह से जारी मार्च और एहतजाज। कोरोना वायरस की वजह से 2020 पूरी दुनिया की मईशतों के लिए नुकसान दे रहा है। भारत भी अपने मुकर्ररा माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है और ज़राअत का शोबा पिछले कई सालों से एहतजाज करता आ रहा है। अब तक कई हजार किसान माशी तंगियों से मजबूर होकर अपनी जानों से जा चुके हैं, लेकिन 2 माह से जारी एहतजाज में अब तक कई जाने जाने के बावजूद किसान किसी तौर पर रुकते नजर नहीं आ रहे। भारत में ज़राअत का शोबा बड़ी अहमियत का हामिल है। 50% भारतीयों के रोजगार ज़राअत के शोबे से जुड़े हुए हैं। भारतीय GDP में 23% हिस्सा रखने वाला शोबा सड़कों पर निकल आया है और जाड़े के सख्त दिनों में हजारों का मजबा दिल्ली की सरहद पर एहतजाजी मकाम रामलीला ग्राउंड से 200 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पर पड़ाव डाले बैठा है। सितंबर के तीसरे हफ्ते में हुकूमत ने ज़रई इस्लाहात के हवाले से राज्यसभा में 3 बिल पेश किए, जिनमें से 2 बिल मंजूर कर लिए गए। हुकूमत ने राज्यसभा से बिल पास करवाने में यूं भी फुर्ती दिखाई कि इसे वहाँ अक्सरियत हासिल है। अपोजिशन अभी इन पर मजीद बहस करना चाहती थी, लेकिन अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बावजूद बिल पास करवा लिए गए। अपोजिशन पार्टियों ने सदर से मुलाकात भी की और इन पर जोर दिया कि वो इन कवानीन पर दस्तखत ना करें, लेकिन सदर ने उनकी राय का एहतराम नहीं किया और नई इस्लाहात के मुसवदे पर दस्तखत कर दिए। बुनियादी तौर पर इन 3 बिलों में ज़रई मंडियों के तरीक़ाकार को तब्दील करने की कोशिश की गई है और निजी कंपनियों को ज़रई मंडियों के निज़ाम में शामिल किया गया है। मौजूदा मंडी के निज़ाम में हुकूमती शमूलियत की वजह से किसानों को कम अज कम उनकी फसल का बेहतर मुआवजा मिल रहा था, जबकि हुकूमत की राय में नए कानून के जरिए आज़ाद मंडियों से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। हुकूमत का कहना है कि वो आज़ाद मंडियों की बुनियाद इसलिए रख रहे हैं ताकि किसान इससे ज्यादा फायदा उठा सकें, लेकिन बुनियादी तौर पर किसान इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जब मंडी से बाहर ही बाहर निजी कंपनियां फसल खरीद कर जखीरा कर लेंगी तो किसानों को उनकी मेहनत का फल नहीं मिल सकेगा। किसान समझते हैं कि बड़ी कंपनियां किसानों की मुकर्ररा कीमत नहीं देंगी, बल्कि उन्हें इन कंपनियों की मुकर्ररा कीमतों पर फसल बेचने पर मजबूर किया जाएगा। यही वजह है कि किसानों की 20 से ज्यादा तंजीमें इस वक्त एहतजाज में शामिल हैं और अपोजिशन जमातें भी किसानों के साथ खड़ी नजर आती हैं। किसान समझते हैं कि उनका बुनियादी हक है कि वो मंडी में अपनी फसल की कीमत खुद लगाएं, खरीदार से इस बारे में बात करें और इसे अपनी मुकर्रर करदा कीमत की अदायगी के लिए राजी करें। नवंबर की 25 तारीख से शुरू होने वाला एहतजाज आज भी अपने मुतालबात पर सख्ती से जमा हुआ है। एहतजाज की इब्तिदा में ही हुकूमत और किसानों के दरमियान कई नाकाम मुज़ाकरात हुए, लेकिन हुकूमत भी अपनी बात पर अटकी हुई है और किसान भी इस कानून को तस्लीम करने से इनकारी हैं। हुकूमत का कहना है कि एहतजाज खत्म किया जाए और उनकी बात सुनी जाए। मोदी सरकार के मुताबिक ये कवानीन किसानों के लिए तोहफा है और इससे किसानों की सूरत हाल बेहतर होगी। अब तक 11 से ज्यादा मुज़ाकराती इजलास बुलाए जा चुके हैं जो बेनतीजा रहे। अब देखना ये है कि भारतीय किसानों की बात सुनी और समझी जाती है या डेडलॉक बरकरार रहता है, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हजारों किसान हुकूमत से एक ही बात कह रहे हैं कि वो किसान हैं, दहशतगर्द नहीं, उनसे बात करें। उनकी बात भारत के सब किसानों की बात है, इसे सियासी रंग न दें।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अमरजीत सिंह, सिख कम्युनिटी के लीडर हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका में यहाँ सिखों की तंजीम को, और सिखों के हवाले से और भारतीय किसानों के हवाले से जो प्रोटेस्ट होते हैं और जो एहतजाज या जो प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उसकी सरबराही करते हैं और आवाज़ बुलंद करते नज़र आते हैं भारत में सिखों के मामलात के हवाले से या भारतीय किसानों के हवाले से जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर जो है वो सदा एहतजाज बुलंद करते हैं। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से कबल हो रही थी बात भारत में किसानों के एहतजाज के हवाले से, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह, सीनियर कम्युनिटी के लीडर हैं और जितने भी न्यूयॉर्क में अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त भारत में किसानों के हवाले से उसको लीड करते हुए नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि हम जो देख रहे हैं भारत में 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है एहतजाज करते हुए किसानों को, और जिन ज़रई क़वानीन के हवाले से उनके जो एतराज़ात हैं, जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जा रहे हैं। गो के कई मुज़ाकरात भी हो चुके हैं, मुज़ाकराती दौर भी हो रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन रही है। आप क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या हल निकलता नज़र आ रहा है इस सिचुएशन का? मोहतरमा, सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे गुफ्तगू के लिए मुझे इनवाइट किया। देखिए, ये जो 3 एग्रीकल्चर एक्ट्स हैं, ये इनफैक्ट बीमारी के सिम्टम हैं। बीमारी तो ये हिंदुत्वा की, जिनकी नीतियां जो है पिछले ऑलमोस्ट 74 साल से ही 15 अगस्त 1947 के बाद जिस किस्म का रुझान रहा अक़लियतों की तरफ, और इसको मैं इकोनॉमिकल जेनोसाइड या इकोनॉमिक जेनोसाइड का फाइनल स्टेप गर्दानता हूँ। क्योंकि कोविड-19 के चलते जबकि चारों तरफ लोग ये देख रहे थे अलग अलग मुल्कों में उनके एडमिनिस्ट्रेटर के कैसे भला करना है, इन्होंने इस सारे पीरियड में जिस तरीके से पहले शाहीन बाग में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको ख़त्म करवाया, और फिर जून के पहले महीने में ये 3 जो है पहले ऑर्डिनेंस लाए, फिर बाद में पार्लियामेंट में भी बिना किसी सेलेक्ट कमेटी को फॉरवर्ड किए और अपर हाउस में बिना किसी डिबेट के, ये सिर्फ मेजॉरिटेरियनिज्म ही नहीं है, ये एक आईनी गुंडागर्दी है जो इन्होंने कश्मीर के मामले में भी की जब इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया, और यही बात अब दोहराई जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 6 साल में जब से मोदी की पहली हुकूमत 2014 में बनी थी, इन्होंने बहुत मनमानियां की हैं, अक़लियतों के साथ बहुत जुल्म किए हैं, और पहली बार है कि इनको कोई सीरियस चैलेंज नजर आया है जिसकी आज कॉनोटेशन जो है हम इंटरनेशनल लेवल पे देख रहे हैं। सो मुझे लगता है कि एक तरफ जहां किसान इस बात पे आके अड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि ये खेती बाड़ी सेक्टर को टोटली प्राइवेट सेक्टर में देना है, जैसे अडानी, अंबानी और ये पतंजलि ग्रुप के, इनका मतलब होगा कि वो अपनी ज़मीनों में जो है वो मुजारे बन के रहे। ठीक है अमर साहब, ये मुझे बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है लेकिन मुतालबात नहीं मंजूर किए जा रहे हैं, और जो ज़रई कानून या कवानीन बने हैं उसमें जो प्राइवेट सेक्टर को अब इन्वॉल्व कर लिया गया है, और जिस तरह से किसानों का ये मुतालबा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए और इस तरह उनकी जो वैल्यू है वो शायद कुछ कम हो जाएगी और उनके मसाइल बढ़ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि क्या तरीक़ा-ए-कार इख्तियार करना चाहिए इस वक्त भारतीय हुकूमत को? देखिए, भारत की हुकूमत जो कि 2014 में मोदी पहली बार जब पावर में आया तो सबको ये मालूम है कि कैसे ये अंबानी, अडानी, पतंजलि इन ग्रुपों ने फाइनेंस किया। तो वहाँ एक अनहोली अलायंस है इन कैपिटलिस्ट में, बड़े बड़े जो गुजरात के इनके व्यापारी किस्म के लोग हैं, और आरएसएस की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने वालों में नागपुर जहाँ इनका हेडक्वार्टर है। सो ये म्यूचुअली जो इनकी पॉलिसीज हैं
हम देख रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उनको बढ़ोतरी देने की लाइन है, और किसान ये महसूस करते हैं, राइटली सो, कि इन तीनों ही खेती बाड़ी एक्ट्स के तहत उनकी अपनी जमीनों में वो टेलर ऑफ द लैंड बन जाएंगे, मुजारे बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो होर्डिंग के ऊपर कानून है इन तीनों में, एक वो है जिसको खत्म किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जो है, वो भी जो 2-2.5 एकड़ का मालिक है, जैसे आप पंजाब में 85% से ज्यादा जो किसान है उनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है, सो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट हमेशा फसल बीजने से पहले ही अनाउंस करती है, वो सिस्टम भी जो है वो डू अवे हो जाएगा। सो किसानों ने जो पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से 2 महीने पंजाब में वो बैठे रहे, रेलवे ट्रैक्स उन्होंने ट्रेन्स को रोका, 26 नवंबर से अब 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा ह्यूमन हिस्ट्री में इसको एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। इसके बावजूद गवर्नमेंट ड्रामेबाजी तो कर रही है, बातचीत के 10-11 दौर जो हैं वो उन्होंने किए, लेकिन किसान कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं हम आपका भला करना चाहते हैं, हम आपका भला नहीं चाहते, हमें रहने दो हम जैसे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोटेक्टेड लंबी जंग होगी, और इस वक्त इस मूवमेंट को बहुत बड़ी इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, पॉलिटिकल लेवल पे ही नहीं। जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो सपोर्ट में आए हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 120 से जायद उनके मेंबर पार्लियामेंट ने जो है वो इसके ऊपर हीरन की बात की है। और इवन अगर सेलिब्रिटीज की बात करें तो वो रेहाना हो या एनवायरमेंटलिस्ट यंग जो है मिस गेटस हो, और दूसरे बड़े बड़े हॉलीवुड के और दूसरे लोग भी सपोर्ट में आ रहे हैं। सो ऑलरेडी इस एजिटेशन ने इंटरनेशनली ये बता दिया है कि भारत जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, असल में वो फाशिज्म की आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन के नाम के नीचे अकलियतों के हकों के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है। इसके साथ साथ जो कश्मीर में किया है, जो भारत के दूसरी अकलियतों के साथ हो रहा है, तो अगर आप सब इसको मिला के देखेंगे तो मैं समझता हूं कि इसको अगर अंग्रेजी में कहना हो तो दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ कैमल्स बैक। सो इस वक्त ये एक्सपोज हो रहे हैं, बट ये एकदम खत्म होने वाला मामला नहीं है। दिस विल बी ए प्रोट्रैक्टेड वॉर। ठीक। अमित साहब, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इसमें बड़े बड़े जो आलमी रहनुमा हैं या मुल्कों के सदूर या वज़ीर आज़म हैं वो भी अब हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत से बाहर ममालिक में सिख कम्यूनिटीज़ इन किसानों के हक़ में एहतजाज करती हैं, और शायद ये सदाए एहतजाज बुलंद करने का ही नतीजा है कि एक बड़ी तादाद अब किसानों के जो मुतालबात हैं उसकी फेवर करती हुई नज़र आ रही है, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे ये मुतालबा कर रही है कि इनके मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएँ। लेकिन क्या आप समझते हैं कि महज इस हिमायती बयानात से मसला हल हो सकता है, या कोई सिफारती सतह पर भी मामलात को तय किया जा सकता है? कोई सिफारत का जो सिफारती प्लेटफॉर्म है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मसला जल्द निमट सके। देखिए, पिछले कल यहाँ कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर एक बड़ा फंक्शन था, और वहाँ पाकिस्तान की कौंसल जनरल बीबी आयशा अली भी आई हुई थी, मुझे भी वहाँ उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ भी मैंने कहा था कि एक बात डिफेंसिव डिप्लोमेसी होती है, एक जो है वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 5 मिलियन से ज्यादा सिख डायस्पोरा में हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में हैं। अमेरिका में 1 मिलियन से ज्यादा है, और यहाँ 50 से ज्यादा कांग्रेसमैन, यहाँ कांग्रेशनल सिख कॉकस है उसके मेंबर हैं। कनाडा में 16-17 मेंबर पार्लियामेंट सिख हैं, उनके 2-3 मिनिस्टर हैं। इवन सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर जो है जगमीत सिंह, वो कनाडा में है। सो हम उस लेवल के ऊपर भी अगर आप ये देखें कि अमेरिकन एम्बेसी ने भी और कल अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर भारत सरकार को कहा है कि फार्मर्स का डेमोक्रेटिक राइट है और उस बात को नेगोशिएशन के जरिए रिजॉल्व करें। पिछले कल जिनेवा में जो इनका ह्यूमन राइट्स कमीशन का ऑफिस है, वहां से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है। तो मैं समझता हूं कि अगर भारत का फॉरेन ऑफिस इवन रेहाना के एक ट्वीट के बाद काउंटर करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बिल्ट हो रहा है। और विद इन जो है पंजाब के या हरियाणा के, आप हरियाणा में जैसे पिछले दिन चक्का जाम का कॉल भारत भर में थी, 2-3 सूबों को छोड़ के,
सो वहाँ अब टोल प्लाजास डिसफंक्शनल हो चुके हैं और बड़ी गिनती में लोग जो इनकी महापंचायत होती हैं, खाप महापंचायत हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में, सो ये मूवमेंट वहां भी स्प्रेड हो रही है। और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ एक बयानबाजी तक महदूद है, हम यहाँ पे पूरा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम और भी इसके लिए जो है वो फोकस कर रहे हैं इन बातों। सही, एक ब्रेक लूंगी सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे कुछ मजीद इस बारे में बात करेंगे और किसानों के जो मुतालबात हैं या जो एहतजाज है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। भारतीय हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल मंजूर किए जाने वाले ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ जो किसान सरापा एहतजाज हैं, 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और वो अपने मुतालबात मंजूर किए जाने तक धरना दिए बैठे हैं कि जब तक तस्लीम नहीं हो जाएगा वो इसी तरह से मौजूद रहेंगे दिल्ली के अतराफ़ में। इस पर कुछ हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले तक कुछ इस तरह की बातें गर्दिश कर रही थी और कुछ भारतीय मुबस्सिरीन या तज्ज़ियाकार ऐसा ख्याल पेश करते नज़र आ रहे थे कि गोया जो भारत के हमसाया ममालिक हैं यानी पाकिस्तान और चीन, वो शायद कुछ सपोर्ट कर रहे हैं इस एहतजाज को या कोई दखल अंदाजी की कोशिश कर रहे हैं, मुदाखलत कर रहे हैं इस मसले में। तो क्या अभी ये राय कायम है या इसमें कोई तब्दीली हो चुकी है? क्योंकि बहुत से मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है क्योंकि अभी तक इसके कोई ठोस शवाहिद या सबूत नहीं मिल सके हैं। देखिए मोहतरमा, वैसे तो अगर आप इनका पैटर्न देखें पिछले एटलीस्ट 4 डेकेड से, जब से पंजाब में खालिस्तान की तहरीक चली, तो ये एक पक्के तौर पे इनका बयान होता ही होता है कि जो भी वहाँ हो रहा हो, बारिश ज्यादा पड़ जाए तो भी पाकिस्तान की ISI जिम्मेवार है, अगर बारिश ना पड़े पंजाब में तो भी ISI जिम्मेवार है। तो ये इस बार भी इन्होंने इस किसान मूवमेंट को पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश की। 26 जनवरी से ठीक 2-3 दिन पहले कमिश्नर पुलिस दिल्ली ने कहा कि 300 के करीब हमने ट्विटर हैंडलर पाकिस्तान में देखे हैं, उनको हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये अकेला, क्योंकि पाकिस्तान तक ये बात इनकी महदूद नहीं रही, आप देखिएगा कि अगर रेहाना ने या ग्रेटस ने या दूसरों ने किया तो इन्होंने कहा जी देखिए उसको $2.5 मिलियन दे के बाहर बैठे खालिस्तानियों ने ये ट्वीट करवाया है। तो मैं समझता हूं कि इल्जामबाज, क्योंकि इनकी अपनी फेल्योर है हर फ्रंट पे। ये एग्रीकल्चर एक्ट का मामला तो वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक बन गया है, लेकिन ये आप इकोनॉमिकली देखें कि 1/4 इकोनॉमी इनकी एवेपोरेट हो गई है। कोविड-19 को कितना बैडली हैंडल किया है, अमेरिका के बाद दूसरी डेथ्स का नंबर परसेंटेज वाइज इनका सबसे ज्यादा है। फिर इसके साथ हम देख रहे हैं जैसे सोसाइटी को पोलराइज किया है। कश्मीर में 1.5 साल से उन्होंने 1 मिलियन फौज रखी हुई है, लेकिन कश्मीर में बराबर उसकी फिजा में आज़ादी आज़ादी लफ्ज गूंज रहे हैं, और यही बात बाकी जो सूबों के हवाले से भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लेम गेम है और हर बार अब तो ये एक जोक बन चुका है कि जो भी इनको, जब भी ये अनकंफर्ट में होते हैं तो इन्होंने पाकिस्तान को और ISI को और उसके साथ खालिस्तान को जोड़ना ही जोड़ना होता है। हम तो इस हिसाब पे इनको रिडिक्यूल करते हैं, इनमें कोई भी जो है कभी भी इसके बरक्स बात तो ये है। और मैं हमेशा पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाई आप ये पाकिस्तान में इंटरफियर कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मामले पे क्या कर रहे हैं, इस वक्त अफगानिस्तान में जो मुज़ाकरात अपने अंजाम तक पहुंची थी उनको डीरेल करने पे क्या कर रहे हैं। सो आपको बजाय कि आप डिफेंसिव गेम खेलें, इनको एक्सपोज करें इंटरनेशनली कि ये एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म खुद है। इन्होंने यही काम श्रीलंका में किया था, वहां लिटे को ट्रेन करके सिविल वॉर करवाई और 70,000 से ज्यादा श्रीलंकन मारे गए, और यही कहानी ये इन्होंने बांग्लादेश में की और अब यही कुछ ये बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में कर रहे हैं।
तो मैं समझता हूं कि ये महज इल्जामबाजी और अपनी जिम्मेवारी से भागने की बात के सिवा इसमें कोई दम नहीं है इस आर्गुमेंट में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक पैनल तश्कील दिया गया था मुज़ाकरात के लिए और 11 से ज़ायद जो दौर हैं मुज़ाकरात के वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पैनल का जो किरदार था वो वाज़े नहीं हो सका है, क्योंकि मसला हल नहीं हुआ है। जो बात किसानों की जानिब से की जाती है उस पर हुकूमत आमादा नहीं है, और जो हुकूमत की जानिब से कवानीन बना दिए गए हैं वो किसान मानने पर जो है वो राज़ी नज़र नहीं आते। तो कोई बीच का रास्ता कैसे निकलेगा जब ये पैनल भी आमादा नहीं कर पा रहा है दोनों फरीक़ैन को? तो किस तरह से आप समझते हैं कि कोई तरीका, क्या अदालत को इख्तियार करना पड़ेगा या किसी और को इंटरफेयर करना पड़ेगा? कैसे मसला कैसे सॉल्व होगा? देखिए, हुकूमत ने ये बातचीत की तो एक नौटंकी है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी बीच लाने की कोशिश की ताकि सुप्रीम कोर्ट को ये ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकें। पर कोई भी अदालत जो है वो कानून को इंटरप्रेट करती है कि वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक है या नहीं। वो आइन साजी जो है वो तो पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर किया जब ये केस लेके वहां गए कि उन्होंने फर्दर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया। अंडर सस्पेंशन है ये कानून। और जो बातचीत भी हुई, हुकूमत ने कहा जी हम 18 महीने के लिए इनको सस्पेंड करने को तैयार हैं, लेकिन किसान जिद है, और राइटली सो, कि अगर एक बार अब ये इत्तेजाज जिस लेवल पे पहुंच गया है, एक बार वो अगर विदड्रॉ कर जाते हैं दोबारा कभी भी मूवमेंट नहीं बनेगी उस लेवल की। जो किसानों की एक ही डिमांड है कि भाई इन कानूनों को खत्म किया जाए और एक और कानून लाया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि लीगलाइज राइट हो किसानों का। उनकी फसल बीजने से पहले अनाउंस हो कि वीट का ये प्राइस होगा, राइस का ये होगा, कॉटन का ये होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें कोई बीच का रास्ता है। ये तो जैसे किसानों का भी नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। वो भी ये समझते हैं कि अगर एक बार हमने यील्ड कर दिया तो हमारी जमीनें हमारी नहीं रहेंगी और हम ये अबानी, अंडानी और पतंजलि इनके लिए अपने खेतों में काम करते होंगे। लेकिन सर, कोई तो रास्ता ऐसा निकलता होगा कि जिसको मुफाहिमत कहा जा सके या जिसको अंडरस्टैंडिंग कहा जा सके, कि जिससे दोनों फरीक़ैन थोड़ा अपने अपने मुतालबात से पीछे हटें, थोड़ा हुकूमत फुटबैक की तरफ जाए, थोड़ा सा किसान अपने मुतालबात पे थोड़ा पीछे हटें। कहीं से तो मसले को हल करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2.5 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है। आखिर कब तक ये इस तरह से धरना दिए बैठे रहेंगे और ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये इस तरह से जारी रहेगा? देखिए, ये कानून, तीनों कानूनों में अगर मैं एक ब्रीफ आपको बर्ड्स आई व्यू दूं, तो पहला तो खेती बाड़ी को प्राइवेट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की बात है। दूसरा, इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो 1955 में था, जिसके तहत जो है वो होल्डिंग नहीं हो सकती थी, जमाखोरी, उसको खत्म कर देता है। वो जितनी मर्जी होल्डिंग कर सकते हैं। और इस सारे के साथ तीसरा, इवन किसान के पास ये राइट भी नहीं है कि अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में उसको जो कीमत तय की गई है वो नहीं मिलती तो वो कोर्ट में भी नहीं जा सकता है। उसके लिए आर्बिट्रेशन का उन्होंने विधान रखा है, और वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पे होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे तीनों ही कवानीन जो हैं इनको बिना एबॉलिश किए और कोई रास्ता नहीं है। कोई बीच में होगा तो वो उनके फेवर में जाएगा जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं। जो किसान इसको बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। अगर गवर्नमेंट 18 महीने के लिए सस्पेंड करने को तैयार है, तो एक आइडिया जो बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं पिछले 2 दिन में देख रहा था, क्योंकि 2024 में दोबारा पार्लियामेंट की इलेक्शन होनी है। एक बात जो नेगोशिएशन में आ रही है कि चलो 18 महीने ना से इसको हम 2024 तक सस्पेंड करते हैं, ताकि जो भी नई हुकूमत उसके बाद आएगी वो देखेगी। अगर इस लेवल की कोई प्रपोजल आती है और किसानों को ये लगता है कि जो मोमेंटम उन्होंने अब बिल्ड की है मूवमेंट की, इससे कई राज्यों में बीजेपी का तख्ता भी पलटेगा और 2024 में वो बीजेपी को डिफीट करने में, क्योंकि जो किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो इस मूवमेंट का बेशक शुरुआत पंजाब से किसानों ने की, फिर हरियाणा ने ज्वाइन किया, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान। तो एक ये बात हो सकती है कि अगर सस्पेंशन का वक्त 5 साल तक चला जाए तो मे भी किसान किसी न किसी
इस बात पे आके जो है वो किसी समझौते के लिए तैयार हो। ठीक है। जिस तरह सर आपने भी कोविड का जिक्र किया कि कोविड की वजह से जहां अमेरिका में भी हमने देखा कि माशी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं यकीनन भारत में भी एक बड़ी तादाद में लोग इससे मुतासिर हुए और मईशत भी इससे किसी हद तक हमें मुतासिर हुई नज़र आती है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि किसानों का धरना देने से न सिर्फ ये कि माशी तौर पर नुकसान हो रहा है भारत को, बल्कि जो मुल्क की सलामती है वो भी शायद किसी खतरे में पड़ सकती है। तो इस तरह की बातें जब फैलाना शुरू कर दी जाएंगी कि मुल्क की सलामती को खतरात लाहक हो रहे हैं किसानों के एहतजाज से, तो इस तरह की बातें करने से यकीनन न सिर्फ ये कि दिल आज़ारी होगी सिख कम्युनिटी की, किसानों की, बल्कि जो भारत से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो भी तमाम तर अफसोस का ही इजहार कर सकते हैं। क्या आपका फाइनल स्टेप हो सकता है इस तरह के मामलात को तय करने के लिए या इन मुतालबात को मनवाने के लिए? देखिए, मैं तो एक एक्टिविस्ट होने के नाते, हम तो जून 84 में जब भारतीय फौज ने टैंकों तोपों के साथ हमारे मुक़द्दस दरबार साहिब अमृतसर पे हमला किया था, वो हमने तो तभी कंक्लूड कर लिया था कि भाई इनके साथ हमारा गुजारा नहीं है। और 1947 के दौर में हमारी लीडरशिप, जो कि तीसरी पार्टी थी ट्रांसफर ऑफ पावर नेगोशिएशंस में, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ा गुनाह किया मैं कहूँगा, कि उन्होंने अपनी अलग सिक्स स्टेट का जो कॉन्सेप्ट भी छोड़ा, कायदे आजम की ऑफर को भी नहीं माना और अपनी किस्मत भारत के साथ जोड़ी। इन प्रोमिसेस के साथ जो गांधी ने किए, नेहरू ने किए, कि कोई भी आइन भारत में मंजूर नहीं होगा जो सिखों को मंजूर ना हो। और दूसरा था कि हम भारत के नॉर्थ में एक ऐसा ऑटोनमस प्रोविंस सिखों को देंगे, सो जो नेहरू के शब्द थे, so that they may also be able to experience the glow of freedom। तो हमने देखा कि जून 84 उसके बाद एक पूरी दहाई पंजाब में एक पूरी जनरेशन सिखों की मार मुकाई गई, यंग मैन की 1 लाख से ज्यादा। और हम तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ 3 खेतीबाड़ी कानून कोई इकोनॉमिकल बेनिफिट या नुकसान के मद्देनजर नहीं है, ये इकोनॉमिकल जेनोसाइड है जो कि इनकी कंटिन्यूस वॉर है ऑन द सिक्स। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोशिश की है। अभी ये कह रहे हैं जब ये सिखों को पाकिस्तान से जोड़ते हैं, और जब करतारपुर कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को पाकिस्तान की हुकूमत ने 72 साल की सिखों की दुआओं का असर, और मैं समझता हूँ कि ये काबिल तारीफ है जो इमरान खान गवर्नमेंट ने किया, खोला, तो उस वक्त भी इनके ये हायर अप यही कह रहे थे कि ये तो जी कॉरिडोर नहीं है, ये तो कॉरिडोर ऑफ टेरर है, जो सिर्फ सुबह जाएंगे शाम को आएंगे, वो 4 घंटे के बीच वो है दहशतगर्द ट्रेन होके आएंगे। और अब भी ये इसको इसी नजरिया से देख रहे हैं। उन्हें ये भूल गए कि यही पंजाब के सिख किसान हैं जिन्होंने आज भी वो 50% से ज्यादा जो वीट और राइस भारत में होती है वो पंजाब में ग्रो होती है, हरियाणा और राजस्थान की वो बेल्ट जहाँ के सिख फार्मर बैठे हुए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अल्टीमेटली जिस लेवल पे ये आज ट्रीट कर रहे हैं, कोई सीरियस नेगोशिएशन या कोई ऑनरेबल नेगोशिएशन की जगह ब्लेम गेम और नेशन ब्रेकर्स और ट्रेटर्स और जो भी कोई इनके पास है इनकी डिक्शनरी में इस किस्म की नेगेटिविटी का लफ्ज, तो ये उन सिखों में भी जो एक स्टेज पे सोचते थे कि चलो अगर भारत में हमें ऑनरेबल ढंग से जीने का हक मिल जाए तो हम इंडिया के साथ ही रह लें, अभी भी एक तबका था। और मुझे लगता है कि इस सारा जब तक ये एजिटेशन अपने मंतकी अंजाम तक, जो कि नजर आ रहा है कि कन्फ्रंटेशन में पहुंचेगी, वो सिख भी इस बात पे अब कन्विंस होते चले जा रहे हैं कि हमारे पास अपना मुल्क खालिस्तान बनाने के अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है कि हम अपनी अगली जनरेशन को उनकी इकोनॉमिकल, उनकी रिलीजियस, उनकी कल्चरल और उनकी तहजीबी जो है वो सलामती, वो हमारे मुल्क के जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमरजीत सिंह हमारे साथ मौजूद थे, सिख कम्युनिटी के लीडर हैं और रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिख कम्युनिटीज़ को। बिलखुसूस इस वक्त इस तरह से भारत में किसानों की जानिब से एहतजाजी सिलसिला जारी है, उसके हवाले से अमरीका में खासे एक्टिव नज़र आते हैं और जो प्रोटेस्ट कॉल किए जाते हैं उसकी सरबराही कर रहे होते हैं। आज हमने बातचीत की कि भारतीय हुकूमत की जानिब से जिस तरह से ज़रई क़वानीन मंजूर किए गए हैं और अपोजिशन भी इसमें मुखालफत करती रही और उसकी मुखालफत के बावजूद ये क़वानीन मंजूर कर लिए गए, लेकिन उनके बाद
अब किसानों ने इन कवानीन को मानने से इनकार करते हुए एहतजाज जो है वो अपना जारी रखा हुआ है और इसमें कभी तेज़ी भी आ जाती है, कभी सिर्फ पुरअमन धरने के तौर पर ये तमाम तशुरका मौजूद रहते हैं। मसला किस तरह से हल होगा अगर इसी तरह से ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रहा तो ये कहना है और ये समझना है सिख कम्यूनिटी का या किसानों का कि शायद उनको भी अक़लियतों के साथ इस नाइंसाफ़ी के बाद अपने लिए एक अलहदा रियासत का वजूद जो है वो अमल में लाना ज़रूरी होगा। इस पर कुछ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अमरजीत सिंह। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।